हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और आज हम लोग बात करेंगे सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 के अंतर्गत 1 to 5 में जो सेक्शंस हैं हर एक सेक्शन के बारे में देखेंगे। साथ में आपको ये बताएंगे कि आपको इसमें से किस सेक्शन के लिए कौन से सब्जेक्ट कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि हम इस बारे में डिस्कस करें, कुछ क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड इसी एग्ज़ाम से लेकर के, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन था कि सर सीटेट वाले का क्या होगा। तो भाई जो नियमावली आई है उसमें सीटेट का कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार सीटेट वाले को मान्यता नहीं दे रही है, लेकिन में भी यदि हो सकता है, यदि प्रेशर दिया जाए सरकार के ऊपर, तो हो सकता है कि सरकार नोटिफिकेशन के टाइम में सीटेट को अलाउ कर दे। इसीलिए हमारा मानना है कि सीटेट वालों को देना चाहिए, क्योंकि 16 में एक बार टेट हुआ, उसके बाद टेट हुआ नहीं है। तो इस बीच में कम से कम सीटेट वालों को मौका मिल जाएगा। जिन्होंने मेहनत करके सीटेट क्वालिफाई किया है, वे अभी इस एग्ज़ाम में अपियर होने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि ये जेटेट वालों के लिए है। निश्चित तौर पर से ये जेटेट वालों के लिए है। ऐसे कैंडिडेट जो कि 2013-2016 में जेटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, वे सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से मान लीजिए कि ये जो मेंस पेपर है जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि मेरिट्स इसी से बनेगी। इससे पहले के जितने भी 2013 या 2016 वाले को तो मौका नहीं मिला, लेकिन 2013 में जो बहाली जो जेटेट हुआ था, उसके बाद मेरिट लिस्ट जो बना था वह मार्क्स के बेसिस पर था। यानी कि आपने मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, ट्रेनिंग में आपने कितने मार्क्स अर्जित किए हैं, साथ में टेट में आपने कितने मार्क्स अर्जित किए हैं, उसी के बेस पर आपका मेरिट तय किया जाता था। लेकिन इस बार इन सारे मुद्दों को हटा दिया गया है, उन सारे प्रोसेस को सरपास किया गया है और तय किया गया है कि आप यदि इसमें एग्ज़ाम में बेहतर करते हैं तो इसी के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। इसका मतलब है कि यह पेपर जो होगा, यह जो एग्ज़ाम होगा, वह तय करेगा कि आप नौकरी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि जेटेट सिर्फ क्वालिफाइंग रह गया। आपको जेटेट क्वालिफाई करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप 150 नंबर लेकर के ही आए, 130 नंबर लेकर के ही आए, बस उसमें क्वालिफाई करके यदि कर लिए हैं तो आप इसमें अपियर हो सकते हैं। अब आते हैं इसमें, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 to 5 में 3 सेक्शन होंगे। एग्ज़ाम में 3 पेपर होंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर जिसमें कि रीजनल लैंग्वेज होगा, रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज किसी एक को आपको चूज़ करना होगा। सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें मातृभाषा का है, जहाँ की कुछ विवाद हो सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान या नोटिफिकेशन आने के बाद, तो यहाँ है। लेकिन चूँकि अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बता दें आपको कि सेकेंड पेपर मातृभाषा का है, जिसमें आपने जो मैट्रिक में चूज़ किया है मातृभाषा, उसी को यहाँ मैं जो लिखा हुआ उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मातृभाषा को चूज़ करना है उसी में। जैसे बहुत सारे लोग हिंदी रखे हैं, इंग्लिश रखे हैं, लेकिन चूँकि मैं बता रहा हूँ तो ये भी क्लियर कर दूँ कि मैट्रिक में अभी तक जो मेरी जानकारी है, मातृभाषा नाम से कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ नहीं किया जाता। वो लैंग्वेज पेपर होता था। लैंग्वेज पेपर में आप एक हिंदी या तो हिंदी रखते थे, या इंग्लिश रखते थे, या संस्कृत रखते थे। तो ये 3 ही पेपर वहाँ चूज़ किया जाता था। तो क्या सरकार इसको मातृभाषा मानेगी या नहीं मानेगी, ये बात का विषय होगा। लेकिन यहाँ सेकेंड पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें कि मातृभाषा होगा। और नियमावली में भी ये लिखा हुआ है कि आपको चूज़ करना है किस बेस पर, तो जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है। ठीक है, अब उसके बाद है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में 3 सेक्शन है। थर्ड पेपर में 3 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है वो जीएस का है, जीएस प्लस करंट अफेयर्स का है। सेकंड सेक्शन जो होगा वो सोशल साइंस का होगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान का होगा। और थर्ड पेपर जो है वो मैथ साइंस का होगा।
ठीक है, मैथ साइंस का होगा, विज्ञान और गणित का। अब इसमें से देखिए सामान्य ज्ञान प्लस समसामयिकी यानी करंट अफेयर से आपको 40 क्वेश्चन होंगे, सामाजिक विज्ञान से 70 प्रश्न और विज्ञान मैथ से भी मिलाकर के 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में आप सब जब ये नियमावली आए तो आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर क्या हम अप्रोच रखें ताकि हम इसमें अच्छे मार्क्स लाएं। तो सबसे पहला कि सिलेक्शन आपका बेहतर होना चाहिए। जब तक आपका सिलेक्शन बेहतर नहीं होगा आप दिन रात मेहनत करेंगे लेकिन उतना रिज़ल्ट नहीं आएगा जितनी आप अपेक्षा करते हैं। तो सबसे पहले है चूज़ करना है आपको इस जगह पर, यानी कि रीजनल लैंग्वेज में। फर्स्ट पेपर में आपको चूज़ करना है, आपके पास सिलेक्ट करना है कि कौन सा लैंग्वेज को हम चूज़ करें, रीजनल लैंग्वेज आए या ट्राइबल लैंग्वेज आए। तो यहाँ मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि आप जिस लैंग्वेज में अपने परिवार में या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं उसी लैंग्वेज को आप चूज़ करें। नहीं, यदि ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कई जो शहर हैं रांची हुए या फिर हजारीबाग हुआ, बोकारो हुआ, धनबाद हुआ, ऐसे शहरों में रहने वाले जो युवा वर्ग हैं वे लोकल लैंग्वेजेस कम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हिंदी का यूज़ करते हैं। तो उनके पास ऑप्शन क्या है, क्या वो क्या चूज़ करें। तो मैं यहाँ बता दूँ कि आप उस लैंग्वेज को फिर जाएं जिसमें आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बाज़ार में अवेलेबल जो किताबें हैं उस भाषा से संबंधित, उन किताबों में कई कुछ वर्ड्स को समावेश नहीं किया गया और वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपके समझ से बाहर होगा कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे एक उदाहरण आपको बताएं कि एग्ज़ाम में जेपीएससी के एग्ज़ाम में एक आया था, खोटा से संबंधित वर्ड था कि पहला का मतलब क्या होता है। तो पहला जल्दी आप किताब में देखेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन चूँकि खोटा भाषी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको पता होता है कि पहला एक नापने वाला बर्तन होता था जिससे अनाज को नापा जाता था। ठीक है, तो इससे आप तब जानेंगे ना जब हम उस क्षेत्र में रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस क्षेत्र में रहने वाले, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस क्षेत्र के लैंग्वेज को आप ज़रूर चुनें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पेपर में। तीसरा पेपर में इसलिए क्योंकि दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, तो 100 प्रश्न है और मातृभाषा से रहेगा, तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए आसान होगा। इसको कह सकते हैं कि पास करना, 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हिंदी रहे तो हिंदी में 30 नंबर खूब आराम से ला सकते हैं। रह गया फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर जो है वो मेरिट बनाएगा। तो मेरिट बनाएगा, ये 250 नंबर है, तो फोकस हमारा यही होना चाहिए। सेकेंड जो थर्ड पेपर है उसमें से सामान्य ज्ञान और समसामयिकी है। अब सर कि सामान्य ज्ञान और समसामयिकी में तैयारी कैसे करें। अब यहाँ मैं आपसे एक चीज़ और बात को शेयर कर रहा हूँ, आप इस चीज़ का मनन कीजिएगा। आपने जब बैठेंगे तैयारी के बारे में सोचने के लिए, यदि आप किताब कॉपी लेकर के बैठ रहे हैं तो उस समय ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखिए कि सर यहाँ सामान्य ज्ञान डाला है, फिर सेकेंड सेक्शन जो है वो सोशल साइंस का और थर्ड सेक्शन विज्ञान गणित का है। तो सामान्य ज्ञान यहाँ क्यों? क्योंकि हम जनरली ये समझते हैं कि सामान्य ज्ञान जो है वह क्या है, एसएसटी का सब्जेक्ट है, यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक, इकोनॉमिक्स है ना। उसके बाद फिर आपका विज्ञान गणित में आपका साइंस टर्म्स आ जाते हैं। यही चीज़ को तो कंबाइंड रूप को कहा जाता है सामान्य ज्ञान। तो फिर यहाँ सामान्य ज्ञान और फिर ये अलग अलग पार्ट्स किया गया, तो ये क्या है, मतलब इतना ये क्या ये सिमिलर है या फिर डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ सामान्य ज्ञान प्लस समसामयिकी है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि सामान्य ज्ञान और समसामयिकी जोड़ने का मतलब क्या था। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी आर्टिकल 370 को वहाँ से जम्मू कश्मीर से रिड्यूस कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो उस जगह से यदि इसको समाप्त किया गया तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 370 कब वहाँ लागू किया गया था। ठीक है, जेके में कब लागू किया गया था या किस समझौते के तहत इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो वो पूछा जाएगा, तो वो आप पढ़ेंगे किस में, तो वो सामान्य ज्ञान में होगा।
ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि समसामयिकी से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स जो कि इतिहास से रिलेटेड हैं, भूगोल से रिलेटेड हैं, या पॉलिटिकल से रिलेटेड हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, उन सारे सेक्शंस को, उन सारे प्रश्नों को आप कंपाइल कीजिए और उससे आप एक नोट्स बनाइए और वही नोट्स आप पढ़िए और इसमें आपको वही काम करेगा। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि लगभग 30+10 ये रेशियो रहेगा क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। 30 आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, 10 समसामयिकी रहेगा, 10 से कुछ ऊपर जा सकता है, 12 हो सकता है, 15 के लगभग रहेगा, 10 से 15 के बीच में रहेगा। तो इसके आधार पर आप तैयारी करें। अब इसके लिए कि सर क्या कौन सी किताब पढ़ें, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ कि सामान्य ज्ञान के लिए आपको लूसेंट का जीके आता है, पतली सी किताब है, शायद 50 रुपये या 55 रुपये में मिलती है। तो लूसेंट का जीके पतली किताब है, मोटी वाली नहीं। मोटी में सब अलग अलग करके किया हुआ है, इतिहास भूगोल नागरिक सब अलग किया है, अच्छे वो मोटा है, ठीक है। तो वो नहीं, लूसेंट का जीके बुक एक आता है, उस किताब को पढ़िए, साथ में एक मैगज़ीन लीजिए, ठीक है। एक मैगज़ीन कंटिन्यू कीजिए, अच्छा रिपीटेड मैगज़ीन को रखिए, जैसे पीडी हो गया, उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। तो लूसेंट जीके प्लस मैगज़ीन आप इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सामाजिक विज्ञान पर। तो इससे 70 प्रश्न हैं और इसके लिए आपको किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो NCERT 6 to 10 की NCERT पहले पढ़िए। जब ये NCERT आपकी कंप्लीट हो जाए तब आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान जो है उसको पढ़िए। लूसेंट का सामान्य ज्ञान मोटी वाली जो बुक है वो आप पढ़िए, बेहतर रहेगा, उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप NCERT 6 to 10 पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लूसेंट कंप्लीट कीजिए। अब आते हैं विज्ञान और गणित में, ठीक है। तो विज्ञान और गणित है, 70 प्रश्न है। अब यहाँ जो मेरा अनुमान है वो है कि विज्ञान और गणित से क्वेश्चन का जो रेशियो रहेगा 4:3 रहेगा। इट मीन्स 4 और 3 का रेशियो रहेगा। विज्ञान और गणित से 4 क्वेश्चन हो सकता है कि मैथ से रहे और 3 क्वेश्चन साइंस से रहे, या 3 क्वेश्चन साइंस से रहे, 4 क्वेश्चन मैथ से रहे। इस टाइप का आपका आ सकता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार से क्वेश्चन बनाएंगे। 40 और 30 का रेशियो रह सकता है, 40 क्वेश्चन विज्ञान से, 30 क्वेश्चन गणित से, या गणित से 40 क्वेश्चन, विज्ञान से 30 क्वेश्चन। अब इसके लिए क्या करना होगा कि कौन सी किताब पढ़ें। तो विज्ञान के लिए फिर से एक बार NCERT चल जाइए, NCERT 6 to 10 का NCERT पढ़िए, प्लस लूसेंट का साइंस बुक आता है उसको पढ़िए। लूसेंट का साइंस बुक, ठीक है, लूसेंट का साइंस बुक पढ़िए जो आता है। लूसेंट का साइंस बुक इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लूसेंट का साइंस जो है वो NCERT का हूबहू नकल है। यानी कि NCERT का जो मेन पॉइंट्स हैं, जो वन लाइनर किस्म के जो टॉपिक, जो हॉट टॉपिक्स हैं, उनको समावेश किया गया लूसेंट साइंस में। तो यदि आप उसको बढ़िया से पढ़ जाते हैं तो NCERT आपको रिपीट हो जाएगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए यदि आप इसको पढ़ते हैं तो विज्ञान का हमको नहीं लगता कि आपको विशेष फिर कोई और तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं मैथ्स का। तो मैथ 1 to 5 में ज़्यादा टफ नहीं होने वाला। आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो मैथ बहुत अच्छा जा सकता है। बस ध्यान रखेंगे बेसिक्स का। यदि आप बेसिक्स बहुत अच्छा करते हैं, यदि आपकी बेसिक्स पर पकड़ अच्छी है, जैसे आपको मैं बता दूं कि अलजेब्रा यानी कि बीजगणित प्लस जैसे अर्थमेटिक को आप अच्छा करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ज्योमेट्री सेक्शन को बढ़िया से पकड़िए क्योंकि बेसिक चीज़ उसको ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि 6 to 10 की मैथ को एक बार अच्छे से पढ़ लें। ज्योमेट्री सेक्शन 8 क्लास में जाइए, 9 क्लास में जाइए। 9th क्लास का ज्योमेट्री सेक्शन जो है बेसिक्स बहुत अच्छा दिया हुआ, आप उसको बनाइए और कुछ फैक्ट्स को याद भी कीजिए। उससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ही निश्चित तौर पर। इसके बाद है कि यदि और चीज़ आप पढ़ना चाहें तो आप एक सेट थ्योरी को पढ़ लें। सेट थ्योरी, ठीक है। सेट थ्योरी इट मीन्स
समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप सेट थ्योरी को पढ़ लें एक बार तो आपको और भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सेट थ्योरी को एक बार पढ़ ले, यदि कहीं किताबों में बनाया हुआ है, जिस किताब में बना हुआ है उस किताब को आप देख ले और उससे एटलीस्ट कम से कम सेट थ्योरी को बना ले। ज़्यादा हार्ड नहीं जाना है, सिंपल सा कम से कम कुछ जो बेसिक्स हैं उसको याद रखना है, कैसे बनता है वो याद रखना है। उसके बाद यदि और कुछ आप यदि हल करना चाहें तो RS अग्रवाल या राकेश यादव या किसी भी बुक का आप फर्स्ट, जैसे 100 क्वेश्चन का सेट दिया तो फर्स्ट 25 क्वेश्चन को आप बनाना सीखिए। यदि वो बनता है तो आप समझ लीजिए मैथ में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब इतने सारे प्रश्नों को याद करने के बाद आपका मोटो क्या होना चाहिए कि लगभग एक टारगेट आप सोचिए कि आपको लगभग 250 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन यहाँ है और 180 क्वेश्चन जो है वो थर्ड पेपर में है। तो लगभग 180 और 70 लगभग 200 लगभग बोल रहे 250 प्रश्न हैं जिसमें आपका मेरिट तय होगा। और 250 प्रश्नों का यदि आप हल करते तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 200 से लेकर के 220 तक होना चाहिए। इतना यदि आप जाने का प्रयास करते हैं और इतना को आप हिट करने का मतलब है कि ये नहीं कहेंगे बना करके आगे गलत है कि ऐसे ही नहीं, 200 से ऊपर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कट ऑफ जो है वह आने वाले एग्जाम्स का कुछ कम से कम 2 से 3 एग्जाम्स का कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है। अब अगला जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सर ये एग्ज़ाम कब होगा? तो मैं एक आपको अनुमान बता रहा हूं कि यदि इस महीने भी नोटिफिकेशन आ जाता है, इसके लिए नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्ज़ाम कंडक्ट होने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। इट मीन्स लगभग दिसंबर से जनवरी तक के बीच में एग्ज़ाम होगी। आपके पास लगभग 4 से 5 महीने हैं और ये मंथ समय जो है वो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके पास जॉब का अपॉर्चुनिटी है, नहीं तैयारी करते तो अगली बार किसी और के लिए तैयारी करना है। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ को ध्यान रखें। किताब के बारे में भी मैंने बता दिया है, आप उन किताबों को ज़रूर ध्यान रखें और उसको बनाएं, पढ़ें, मटेरियल्स को कलेक्ट करें, पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और यदि कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा या फिर दूसरे वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में उससे रिलेटेड जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।